Welcome. In the last video, we have discussed about the important legislative acts that were passed in British India from 1773 to 1892. These all acts which were passed in the British India became the steps which contributed in the formation of Indian Constitution. So if we want to study how the Indian Constitution was made, we have to study these acts one by one, and hence we need to study all these acts. So we were on the journey to the Indian Constitution, and let's continue with the legislative acts of British India. So let's outline this. सबसे पहले 1909 में आता है इंडियन काउंसिल एक्ट। इस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे मॉर्ले और वॉइस रॉय थे भारत के मिंटो, इसलिए इस इंडियन काउंसिल एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो खास बातें थी वो था सेपरेट इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स, यानी कि मुस्लिमों के लिए अलग मताधिकार क्षेत्रों का होना, और उसमें यह प्रावधान भी था कि मुस्लिम कैंडिडेट के लिए सिर्फ मुस्लिम वोटर ही वोट करेगा। तो इस तरह से मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक यानी फादर ऑफ कम्युनल राइट्स के रूप में जाना गया। दूसरी जो याद रखने लायक बात है वो है अपॉइंटमेंट हुई भारतीयों की इन द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी एंड गवर्नर जनरल। पहले जो भारतीय जो कि वॉइस रॉय की काउंसिल में एंटर हुए वो थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा, जो कि पहले भारतीय बने, वो एज अ लेजिस्लेटिव मेंबर एंटर हुए थे। इसके बाद जो याद रखने लायक बात है, राइट्स मिले प्रोविंशियल काउंसिल्स को ताकि वो डिबेट कर सकें, प्रपोजल दे सकें अगर कोई फैसला पब्लिक के हक में है, पब्लिक इंटरेस्ट में है। साथ ही क्रॉस क्वेश्चनिंग करने का हक और वोटिंग राइट्स प्रोविंशियल काउंसिल्स को दिए गए ताकि वो सेंट्रल जो काउंसिल हो उसके साथ डिबेट कर सकें, प्रपोजल फॉर पब्लिक इंटरेस्ट मैटर रख सकें, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकें एंड वोटिंग राइट्स दिए गए। साथ ही साथ इंक्रीज किया गया नंबर ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल्स को। इसके बाद सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स, यानी इन सभी को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया। इसके बाद 1919 में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म नाम से भी जानते हैं। इसकी जो मेन याद रखने लायक बातें हैं, पहला फाउंडेशन ऑफ डुअल हाउस लेजिस्लेचर। फर्स्ट हाउस को बोला गया काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड सेकंड हाउस को बोला गया सेंट्रल असेंबली। इसके बाद बोथ हाउसेस हैव सेम राइट्स एक्सेप्ट पासिंग राइट्स फॉर बजट टू लोअर हाउस, यानी बजट को पास करने का जो हक था वो लोअर हाउस यानी सेंट्रल असेंबली को था। 60 मेंबर इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैविंग 34 इलेक्टेड मेंबर विद 5 ईयर टर्म। जो काउंसिल ऑफ स्टेट था, जो अपर हाउस था, उसमें 60 मेंबर थे और इन 60 में से 34 मेंबर इलेक्टेड थे और उनका कार्यकाल 5 सालों का था। वहीं पर सेंट्रल असेंबली जो निचला सदन था उसमें 144 मेंबर थे, हैविंग 104 इलेक्टेड मेंबर्स, यानी 144 में से 104 मेंबर इलेक्टेड थे और 40 नॉमिनेटेड थे और इनका कार्यकाल 3 सालों का था। इसके बाद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस विदाउट इंपियरिंग गवर्नर जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नोन एज डायरकी और डुअल गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नर जनरल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिना इफेक्ट किए हुए प्रोविंशियल लेवल पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाई गई और इस शासन की पद्धति को बोला गया डायरकी, यानी कि द्वैत शासन। इसके बाद डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स किया गया सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में, यानी कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिन पर कानून बनाने का हक सेंट्रल असेंबली को था और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिन पर कानून बनाने का हक प्रोविंशियल असेंबली को था। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड कैटेगरी में। ट्रांसफर्ड जो कैटेगरी में सब्जेक्ट्स थे उनको गवर्नर विद एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स डील करते थे, जिनमें से 70% इलेक्टेड होते थे। वहीं पर रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स को गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि नॉट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड लेजिस्लेचर डील करते थे। रिजर्व कैटेगरी में वो सब्जेक्ट्स आते थे जो कि वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियां आदि से रिलेट करते थे। वहीं पर ट्रांसफर्ड कैटेगरी में वो सब्जेक्ट्स आते थे जो शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उद्योग आदि सब्जेक्ट से डील करते थे। इसके बाद जो याद रखने लायक बात है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कैन अपॉइंट सेंट्रल ऑडिटर जनरल, यानी कि महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता था भारत का सचिव। इसके बाद प्रोविजन टू एस्टेब्लिश पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया, जो कि बनाया गया बाय ली कमीशन इन 1923 टू 1924। इसके बाद आउट ऑफ 6 मेंबर ऑफ वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल 3 मस्ट बी इंडियंस एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ। साथ ही साथ प्रपोज्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर 6 इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियंस। साथ ही साथ सेंट्रल बजट को सेपरेट किया गया फ्रॉम प्रोविंशियल बजट। प्रपोजल टू कॉन्स्टिट्यूट अ लेजिस्लेटिव स्टैट्यूटरी कमीशन टू चेक फॉर रिफॉर्म्स एंड गिव रिपोर्ट आफ्टर 10 ईयर्स। और ये जो प्रावधान था इससे निकलकर आता है साइमन कमीशन, जो कि भारत में 1927 के सन में आया, जिसका काफी विरोध हुआ था। पावर ऑफ वॉइस रॉय रिगार्ड टू ऑर्डिनेंस केप्ट, यानी कि वॉइस रॉय की जो शक्ति थी ऑर्डिनेंस को लेकर वो बनाई रखी गई। वॉइस रॉय की जो कुछ शक्तियां थी वो थी कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति का आवश्यक होना, उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। तीसरा, उसे यह शक्ति थी कि वह विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित ना किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। चौथा, वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिसका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। तो ये शक्तियां वॉइस रॉय के पास रही। इसके बाद
फर्स्ट टाइम फीमेल्स को वोटिंग राइट्स प्रदान किए गए इस एक्ट की मदद से। इसके बाद आता है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें 321 आर्टिकल्स और 10 शेड्यूल्स थे। इसमें जो मेन बातें थी, फेडरेशन ऑफ इंडिया टू बी मेड बाय 11 ब्रिटिश प्रोविंस, 6 एरियाज ऑफ चीफ कमिश्नर एंड दोज इंडियन स्टेट्स हु वांट टू ज्वाइन इट, यानी कि एक भारतीय फेडरेशन बनाने की बात की गई जो किससे मिलकर बनता, 11 ब्रिटिश प्रोविंस, 6 एरिया जो कि चीफ कमिश्नर के अंडर में थे, और बाकी बची भारतीय रियासतें जो कि राजाओं के अंतर्गत थी, जो इस फेडरेशन में मिलना चाहें। पर क्योंकि किसी भी भारतीय रियासत में इसमें मिलना स्वीकार नहीं किया, तो यह फेडरेशन कभी बन ही नहीं पाया। इसके बाद डायरकी को खत्म किया गया प्रोविंशियल लेवल पर, एंड दे मेड इंडिपेंडेंट एंड गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी। डायरकी केम इनटू सेंट्रल गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स इनटू सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि सेंट्रल लेवल पर डायरकी आ गई, यानी द्वि सदनात्मक प्रक्रिया का पालन होने लगा, जहां पर लेजिस्लेटिव पावर्स को बांट दिया गया सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बीच में। इसके बाद क्रिएशन ऑफ यूनियन लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, जो कि आज भी हमें हमारे संविधान में देखने को मिलता है। इसके बाद प्रोविजन फॉर फेडरल कोर्ट वो विल रूल ओवर प्रोविंसेस एंड इंडियन स्टेट्स। इस फेडरल कोर्ट में एक चीफ जस्टिस का होना तय था और 2 अदर जजेस होना तय था। फाइनल लेजिस्लेटिव पावर जो थी वो प्रिवी काउंसिल लंदन के पास ही थी। इसके बाद सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिसी को कंटिन्यू रखा गया और एक्सपांड किया गया, ताकि इस पॉलिसी के अंतर्गत दलितों को, महिलाओं को और लेबर क्लास को लाया जा सके। ब्रिटिश पार्लियामेंट को अल्टीमेट सुप्रीमेसी दी गई, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो चाहे वो कानून पारित कर सकता है भारत को लेकर। डोंट हैव अ प्रीएम्बल, ये जो एक्ट था इसमें कोई भी प्रस्तावना नहीं थी। इस एक्ट के साथ ही बर्मा को भारत से, ब्रिटिश इंडिया से अलग किया गया और आरबीआई का फाउंडेशन इसी एक्ट से किया गया। इस एक्ट में जो वोटिंग राइट्स दिए गए उसकी वजह से उस समय की 10% आबादी के पास वोटिंग राइट्स आ गए थे। इसके बाद आया क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में। इसकी जो मेन बातें थी, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स जो कि मेंबर थे ब्रिटिश कैबिनेट के, केम विद अ ड्राफ्ट ऑफ प्रपोजल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट भेजा था जिसमें उनके द्वारा दिए गए प्रपोजल थे, उनको लेकर स्टीफोर्ड क्रिप्स भारत आते हैं और इस मिशन को कहा जाता है क्रिप्स मिशन। इसमें जो मेन बातें थी, प्रपोजल्स टू बी अडॉप्टेड एट द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर इफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग कुड एक्सेप्ट देम, यानी ये जो प्रपोजल्स थे अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर दोनों ही इन प्रपोजल्स को मान जाएं तो ये सारे प्रपोजल सेकंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने पर मान लिए जाएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसा इन्होंने कहा। पर इनकी कुछ शर्तें थी, जो प्रपोजल्स थे वो कुछ इस प्रकार थे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू बी मेड बाय इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय इंडियन पीपल, यानी कि जो भारत की संविधान सभा होगी वो भारत के द्वारा चुने गए उनके नेताओं के द्वारा बनाई जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन शुड गिव डोमिनियन स्टेटस, यानी भारत को पूर्ण स्वराज ना देकर डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई। इसके बाद देयर शुड बी वन इंडियन यूनियन हैविंग ऑल प्रोविंसेस एंड इंडियन स्टेट, यानी कि इसमें बात की गई कि एक भारत होगा जिसमें कि सभी ब्रिटिश राज और भारतीय रियासतों का विलय होगा। एनी इंडियन स्टेट नॉट एक्सेप्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी फ्री विल, यानी कि अगर कोई रियासत भारतीय संघ में मिलना ना चाहेगी तो उसे आजाद रहने की छूट दी जाएगी। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट विल हैव सेपरेट अरेंजमेंट विद सच स्टेट्स, यानी कि जो राज्य आजाद रहना चुनेंगे उनके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग तरह से अरेंजमेंट करेगी। पर मुस्लिम लीग अपने लिए एक अलग क्षेत्र चाहती थी, वहीं पर भारतीय कांग्रेस नेताओं को यह मंजूर नहीं था कि कोई राज्य अपनी इच्छा के हिसाब से भारतीय संघ में अगर मिलना ना चाहे तो वह आजाद रह सकता है, इस तरह तो भारत बिखर जाता। इसलिए ये प्रपोजल्स कभी भी एक्सेप्ट नहीं हो पाए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के तरफ से। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि मार्च 1946 में आया। इसमें जो मेन बातें थी, इसे भेजा गया था बाय लॉर्ड एटली हैविंग 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टीफोर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर। इसमें जो मेन बातें कही गई थी वो थी, टारगेट वाज टू हेल्प इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस एज अर्ली एज पॉसिबल एंड सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बाद कैबिनेट मिशन रिजेक्टेड डिमांड फॉर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड स्टेट फॉर मुस्लिम, यानी मुस्लिम लीग के द्वारा जो डिमांड की जा रही थी एक अलग राज्य की, एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसे कैबिनेट मिशन ने खारिज कर दिया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात थी, फोकसिंग ऑन क्रिएशन ऑफ सिंगल यूनियन ऑफ इंडिया हैविंग बोथ ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स। सिंगल यूनियन विल हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, यानी जो भारतीय संघ बनकर आता उसके पास फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन की शक्तियां रहती। यूनियन to have a executive and legislature consisting of representatives of provinces and states। साथ ही साथ decisions related to communal issues require majority of all members and of 2 major community present and voting। साथ ही साथ provinces could form groups with executives and legislatures and each group could be competent to determine the provincial subjects। इसके बाद आता है माउंटबेटन प्लान। इसकी जो मेन बात थी, ये प्लान इसलिए था ताकि ट्रांसफर ऑफ पावर हो सके इंडियंस को और कंट्री का पार्टीशन किया जा सके। ऑफिशियली अनाउंस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 3 जून 1947। इसके बाद आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इस एक्ट की जो अहम बातें याद रखने लायक हैं वो है, ऑन 4 जुलाई
प्रेजेंटेड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड ऑन 18th जुलाई ये पास हो गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इस एक्ट में 20 सेक्शंस थे। फॉर्मेशन ऑफ 2 स्टेट्स की बात कही गई ऑन 15th अगस्त 1947 एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट विल ट्रांसफर पावर टू बोथ, यानी कि 15 अगस्त को 2 देश बना दिए जाएंगे, ये बात इसमें कही गई। बोथ टू बी कंट्रीज, यानी कि जो 2 देश होने वाले थे, विल हैव one गवर्नर जनरल विच विल बी इलेक्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ देयर इंटरिम गवर्नमेंट, यानी कि जब तक प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं बनती तब तक एक इंटरिम यानी अस्थायी गवर्नमेंट काम करेगी और यह अस्थायी गवर्नमेंट अपने लिए एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति करेगी। इंटरिम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज टू बी मेड, यानी कि जब तक पूर्ण रूप से संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक इंटरिम यानी अस्थायी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनेंगी। टिल दे डोंट मेक फुल फ्लेजेड कॉन्स्टिट्यूशन, टिल देन दे विल वर्क एज लेजिस्लेटिव असेंबलीज। साथ ही साथ मिनिस्टर्स की जो पोस्ट थी इंडिया में वो सीज हो गई यानी बंद कर दी गई। टिल द टाइम कॉन्स्टिट्यूशन मेड थिंग्स विल रन एज पर एक्ट ऑफ 1935, यानी जब तक पूर्ण रूप से संविधान नहीं बन जाता तब तक भारत में सभी चीजें 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगी, ऐसा बोला गया। इंडिया गॉट एरियाज एक्सेप्ट फॉर सिंध, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड आसाम का सिलहट डिस्ट्रिक्ट, इन क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जो जगह है वो भारत के खेमे में आई। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया सीज कर दिया गया, बंद कर दिया गया। साथ ही साथ गवर्नर जनरल और गवर्नर की जो शक्तियां थी वो खत्म हो गई। फ्रॉम 15th अगस्त 1947 इंडिया सीज्ड to be a dependency of British Crown over the Indian states and the treaty relations with the tribal areas lapsed from the date, यानी 15 अगस्त के दिन से भारत एक डिपेंडेंसी नहीं रहा ब्रिटिश क्राउन की, और ब्रिटिश क्राउन के ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी रिलेशंस थे विद ट्राइबल एरियाज इन द इंडिया वो लैप्स हो गए, खत्म हो गए। और इस तरह विद द मिडनाइट स्ट्रोक ऑफ द 14th अगस्त एज द डे टर्न्स इनटू 15th अगस्त इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस। और फिर इसके बाद पूरी तरह से कोशिश की जाती है भारतीय संविधान को बनाने की, ताकि एक ऐसा बंधन बनाया जा सके जिसमें भारत जैसा डाइवर्स नेशन बंध कर रह सके, एक रूल बुक ऐसी बनाई जा सके जिसमें डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पूरी की पूरी कन्फाइन हो सके। So in the next video, we will discuss about the formation of Indian Constitution, the Constituent Assembly. So till then, keep practicing and God bless.